सस्टेनेबल, जाहिर सी बात है सब लोग। हाउएवर secondary treatment plant is generally released into a natural water bodies like rivers and stream। मतलब क्या है, हमने क्या किया था इसके अंदर, जो भी आपका कहाँ से आ रहा था पानी, फैक्ट्री से, घर से, यहाँ सबसे आ रहा था, क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया अच्छे से, उसको साफ करने का ट्राई किया, फिर उसको कहाँ पर डाल दिया, नेचुरल वाटर बॉडीज में डाल दिया, रिवर्स में या फिर स्ट्रीम्स वगैरह में उसको डाल दिया। अगर उसको डायरेक्ट डाल देते बिना ट्रीटमेंट के तो क्या होता, रिवर्स वगैरह के अंदर जो भी क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो लोग मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया, उसको पहले बढ़िया से ट्रीट किया, फिर कहाँ पर डाल दिया, रिवर्स में और वाटर बॉडीज में तमाम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तो क्या है, एक चीज हमको यहाँ पे देखने को मिली कि ये जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है, ये कौन करते हैं, माइक्रोब्स प्ले करते हैं, इसको बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने में। ठीक है, तो क्या होता है, माइक्रोब्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज में, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने में। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, ये वाला जो मेथड था, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट वाला मेथड जो था, ये आपका 100 साल से चला आ रहा है, सेंचुरी से आपका ये चला आ रहा है, और ये वर्ल्ड के हर एक पार्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं, इस मेथड को। कौन से मेथड को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब इस वाले मेथड को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STP। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो क्या है आपका, अभी तक कोई भी ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट की जगह पर यूज हो सके। ठीक है, तो अभी तक क्या है, कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो किसके जगह पे यूज हो सके, माइक्रोबियल ट्रीटमेंट की जगह पे यूज हो सके, याद रखना। अदेना फिर क्या लिख दिया इसके अंदर, यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। तो क्या है, अब एक चीज हम जानते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई सिटीज बन रही है, नए नए घर बन रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है, जो आपका गंदा पानी वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जितने ज्यादा घर होंगे, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, उतना क्या होगा आपका, उतना ज्यादा गंदगी उनसे बाहर आएगी, जाहिर सी बात है सब। तो हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज्ड इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी। मतलब क्या है, एक चीज हम जानते हैं, क्या हो रहा है, लगातार नए नए घर बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो उतने ज्यादा बन नहीं पा रहे हैं। क्या है, नए नए घर बन रहे हैं, तो नया नया आपका जो सीवेज है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखना, क्या हो रहा है आपका, जब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, ठीक है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, नए नए घर, नई नई फैक्ट्रीज आपकी सेटअप हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका जो सीवेज है, जो गंदगी है, वो भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। लेकिन जो STPs हैं, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो उतने बढ़ नहीं पा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर नॉट इंक्रीजिंग विद दैट रेट। तो क्या लिखा आपका, तो उससे दिक्कत क्या आ रही है, सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर्स लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीज। तो इससे क्या हो रहा है आपका, जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है उतने, तो उससे क्या होगा, अनट्रीटेड सीवेज को, मतलब गंदगी को डायरेक्टली कहाँ पर डाल दे रहे हैं, वाटर बॉडीज में, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है पानी का, और क्या हो रहा है आपका, पानी के अंदर जो डिजीज होते हैं वो आपके लगातार फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो क्या हमारी जो मिनिस्ट्री है किसकी, इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट की, उसने क्या, उसने 2 नए प्लान्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, 2 नए
प्लान्स। कौन कौन सा है आपका? गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। उससे क्या फायदा हो रहा है आपका? ये दोनों जो रिवर्स हैं, कौन कौन सा? गंगा और यमुना, इन लोगों को बचाने के लिए किससे? पॉल्यूशन से। ये दो नए प्लान्स बने हैं। कौन कौन सा? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। फिर देखा क्या लिखा हुआ। Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be very interesting and educating experience. तो क्या लिखा है आपका? इस प्लान्स के हिसाब से क्या होगा आपका? बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे। क्या होंगे? बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे क्या फायदा होगा? सीवेज को डायरेक्टली पानी के अंदर डालना नहीं पड़ेगा, पहले उसको ट्रीट करेंगे फिर उसको पानी के अंदर डालेंगे। अब विजिट टू, अब क्या बोला कि आप अगर आपके घर के आसपास कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो आपको वहां पर जाना चाहिए, वहां पे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्या आपका नहीं बढ़ रहे हैं? लिखो इसको। मेरे ख्याल से अगले संडे को। ठीक है, बता देना सामने को। से जो नॉर्मल क्लास होती है वो कल वाला नहीं, वो नहीं होगा, वही तो 4:30 बजे मैनेज होगा, उसी को तोड़ ताड़ के मैनेज करना पड़ेगा ना। उम्मीद पूरी है। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। जाना है तुमको स्कूल भी ना? नहीं जाओगी कल से स्कूल? जाओगी नहीं अब स्कूल? तब तो ठीक ही है। एक आध हफ्ते में तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो क्यों? अच्छा, लखनऊ जा रही हो? देखेंगे इसको भाई बड़े ध्यान से। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। क्या है? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। तो क्या है? बायोगैस क्या होता है? एक गैसेस का मिक्सचर है, उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? मीथेन होता है। प्रीडोमिनेंटली मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है उसके अंदर? मीथेन होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। तो क्या लिखा आपका? बायोगैस क्या है? एक गैसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है, जो कैसे बनती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब माइक्रोब्स की हेल्प से बनती है, और उसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। फ्यूल मतलब क्या होता है? जैसे आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो सब क्या है? फ्यूल है। मतलब एनर्जी सोर्स के रूप में, जहां से हमको एनर्जी मिले, एनर्जी सोर्स के रूप में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। You have learned that microbes produce different type of gaseous end products during growth and metabolism.
बॉडी। तो क्या लिखा है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की गैसेस बनाते हैं, कब, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जब उनके अंदर होता है, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। मतलब क्या है, कौन सी गैस बनेगी ये डिपेंड करता है कि माइक्रोब्स कौन सा है और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो यूज कर रहा है। In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2। तो क्या हमने पढ़ा था, जो क्या बन रहा था, डो बन रहा था या फिर चीज बन रही थी या फिर आपका ब्रेड वगैरह बन रहा था, तो उस समय कौन सी गैस आ रही थी बाहर, CO2, पढ़ा था ये हमने, ठीक है। अब क्या लिखा है, however certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। देखना, तो क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं, मतलब सेलुलोज पे ग्रो करते हैं, एनाएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसको लिख लो, इसको लिख लो साइड में, इन द, इसका मतलब तब ठीक है, लिखा है तो ठीक, हाँ हाँ तो ठीक है। फिर क्या आपका, तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, किसके ऊपर, सेलुलोज के ऊपर। वो लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2 के साथ में। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को मेथेनोजेंस बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मेथेनोजेंस बोलते हैं। अब देखना, एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम। तो क्या है, इसी कैटेगरी का एक बैक्टीरिया जो बड़ा फेमस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। मतलब ऐसे सारे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, उन सबको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस। उनमें में से एक कौन है, मिथेनोबैक्टीरियम। कौन है, मिथेनोबैक्टीरियम। देखना आगे, These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment। तो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान एनाएरोबिक स्लज में आपका इस तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle। तो क्या है, गाय भैंस के पेट में भी आपका पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है। गाय भैंस के मतलब जो क्या कहते हैं, कैटल होते हैं, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, ठीक है, वहां पे पाया जाता है ये। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। तो क्या आपका, अब जो गाय भैंस होती हैं वो लोग क्या खाती हैं, गाय भैंस घास खाती है, गाय भैंस, और घास के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सेलुलोज होता है। क्या होता है, बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। अब हम लोग घास नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। देखना, कैटल, कैटल मतलब पालतू जानवर, गाय भैंस सब, ठीक है। ये लोग क्या खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये लोग। क्या होते हैं ये लोग, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। अब ग्रास के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। इस सेल्यूलोज के लिए क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं, रूमेन में होते हैं। रूमेन क्या, इनके पेट का एक पार्ट है। यही किस में हेल्प करते हैं, इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, मतलब कैटल को न्यूट्रिशन देने में यही लोग आपका यूज करते हैं। कौन, मेथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे एनिमल्स घास खाते हैं, हाँ सबके अंदर सेलुलेज एंजाइम सभी के अंदर होता है। अगर नहीं होगा तो उससे घास उन लोग की पचेगी ही नहीं, और पचेगी ही नहीं तो दिक्कत ही है ना। हो गया। अब देखना इसके आगे, मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस क्या लिखा है, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड। क्या लिखा है,
क्या आपको लगता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? हमारे खाने में जो होता है उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं होता जो सेलुलोज को तोड़ता है। क्या लिखा है? Thus the excreta of cattle commonly called गोबर is rich in these बैक्टीरिया। तो क्या है, जो आपका कैटल का, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसके अंदर क्या होता है, ये वाला बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायो। काउ डंग जो होता है, जब क्या होता है गोबर होता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए? बायो गैस के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो मेथनोजन होते हैं, कौन होते हैं? मेथनोजन। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं कौन सा गैस? CH4, मीथेन और साथ में CO2 और H2। यही क्या है? हमारा बायोगैस है। यही क्या है? हमारा बायोगैस है। ठीक है। अब क्या है, मेथनोजन कहाँ पर होते हैं? र्यूमन में होते हैं, मतलब स्टमक में होते हैं कैटल के, र्यूमन ऑफ कैटल में होते हैं। ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जब र्यूमन में होते हैं तो जो गोबर आएगा गाय का, उसके अंदर भी कौन होंगे? यही वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो उसको गोबर में से निकाल करके किसके लिए यूज कर सकते हैं? बायोगैस को बनाने के लिए, क्योंकि यही बैक्टीरिया क्या बनाता है? बायोगैस। तो इसको जो गाय का गोबर होगा उसके अंदर से निकाल करके इसको यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए? बायो। सिंपल बात इतनी है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ से बनती है? गोबर से बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं? गोबर गैस। गोबर गैस या फिर बायोगैस, दोनों सेम चीज है। गोबर गैस या फिर बायोगैस। अब देखना क्या लिखा है। The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 deep in which bio wastes are collected and a slurry of dung is fed। मतलब क्या लिखा है आपका? जो बायोगैस प्लांट होता है वो आपका कंक्रीट एकदम सॉलिड होता है और कितना डीप होता है? वो आपका जमीन में 10 से 15 फीट गहराई में बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? आपका बायो वेस्ट जो भी होता है उसको कलेक्ट करते हैं और एक स्लरी बनती है, एक मिक्सचर बनता है किसका? डंग का। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। क्या करेंगे? आपका स्लरी के ऊपर क्या क्या लगा देते हैं? एक फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है आपका? विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक। तो क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर गैस बनेगी वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? ऊपर जाता जाएगा। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेस। तो क्या आपका ये यहाँ क्या लगा होगा? एक पाइप लगा होगा यहाँ पर। कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक पाइप। जैसे जैसे यहाँ पर गैसेस बनेंगी, यहाँ से बाहर जाएंगी गैस, और ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा डिफरेंट डिफरेंट घरों से, अलग अलग घरों से आपका ये पाइप क्या होगा? कनेक्टेड होगा। उसी घर में क्या जाएगी? बायोगैस जाएगी, और उस बायोगैस को घर में यूज करेंगे किसके लिए? फ्यूअल के रूप में, एनर्जी के प्रोडक्शन के रूप में। ठीक है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब क्या है, जो गोबर आपका यहाँ पर यूज हो चुका है उस गोबर को हम लोग, मतलब जो गोबर बच गया, आप जो काम का नहीं है, उस गोबर को हम लोग यूज करेंगे किसके रूप में? खाद के रूप में यूज करेंगे खेतों में। कहाँ पर? खेतों में हम लोग उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। तो क्या आपका जो गोबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल डंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल डंग। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ज्यादा है गांव में मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? कैटल को यूज करते हैं बहुत सारे चीजों के लिए। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। इसलिए क्या है, बायोगैस प्लांट जो होता है ये वाला, ये प्लांट आपका ज्यादातर कहाँ पर बनता है? गांव वगैरह में देखने को मिलता है। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो क्या है, अब जो बायोगैस बनती है वो यूज होती है खाना बनाने के लिए और आपका लाइटिंग वगैरह के लिए यूज होती है। द पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8 बना हुआ है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्या आपका ये जो बायोगैस प्लांट की टेक्नोलॉजी थी इंडिया में क्यों आई थी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से आई थी, और आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की वजह से आई थी। क्या है, दो संस्थाएं आपकी जिम्मेदार थी किसके लिए? बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में आने के लिए। कौन कौन सी आपकी? पहली क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दोनों लेकर के आई थी किसको? बायोगैस की टेक्नोलॉजी को। कहां पर? इंडिया में। अब क्या लिखा है? इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज
or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plants near by. तो क्या लिखा, अगर आपका स्कूल कहाँ पर है, गांव में है या फिर गांव के पास है, तो आप जाकर के एक बार चेक करें कि क्या वहां पर कहीं आसपास बायोगैस का प्लांट है। अगर है तो वहां पे जाओ, काफी आपको चीजें जानने को मिलेंगी। टाइम कितना हो रहा है? अभी तो बहुत टाइम है भाई। देखो अभी देखो फिर क्या लिखा आपका, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। सब क्या है, माइक्रोब्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह कैसे यूज करते हैं, देखना। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। तो क्या है, बायो कंट्रोल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके हम लोग प्लांट डिजीज को और पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखना कैसे कर सकते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticides and pesticides। तो क्या आपका, जैसे जैसे क्या हो रही है, आपकी सोसाइटी हमारी मॉडर्न हो रही है, तो हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं। केमिकल्स का नाम क्या है आपका, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment, fruits, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds। देखना भाई, अब क्या है, प्लांट्स के अंदर आपका डिजीज हो जाते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर डिजीज हो जाते हैं। जो भी हमारी क्या होती है, फसल होती है, उसके अंदर डिजीज अगर फैल गया तो क्या हो जाती है, फसल बेकार हो जाएगी। डिजीज फैलता क्यों है, कीड़े मकोड़े जो भी वहां पे आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं आपके, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर क्या आते हैं, वीड्स आ जाते हैं, गंदगी, इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ये सब फैल गया तो उससे क्या हो जाएगा, आपका फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, इनको मारने के लिए क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, केमिकल। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, और वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड। अब क्या है, ये केमिकल्स इन सबको तो मार देंगे, ये जो केमिकल्स है ये इन सबको तो मार देंगे, लेकिन ये केमिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमंस के लिए बहुत क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मिट्टी है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सॉइल भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ह्यूमंस के लिए भी आपकी दिक्कत रहेगी, और एनिमल्स के लिए भी क्या रहेगी, आपकी दिक्कत रहेगी। इसलिए क्या है, इस केमिकल से ये लोग तो मर जाएंगे, फसल आपकी सेफ हो जाएगी, लेकिन आपकी जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो इंसान है उनके अंदर भी क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। जानवरों के अंदर भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा है, हम लोग बायोलॉजिकल चीजों को यूज करें। किसको यूज करें, बायोलॉजिकल, मतलब केमिकल्स को यूज ना करें, हम लोग जानवरों को यूज करें, या फिर हम लोग माइक्रोब्स को वहां पर यूज करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब देखना, पेस्ट और डिजीज को बायोलॉजिकल कंट्रोल से कैसे हम लोग रोक सकते हैं। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। मतलब केमिकल्स को यूज हम लोग ना करें, नेचुरली उनको हटाने का ट्राई करें। अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept at a manageable levels by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem। देखना, समझने का ट्राई करना। क्या लिखा आपका, एग्रीकल्चर में क्या है, एक मेथड है कंट्रोल करने का पेस्ट को, जो क्या करता है, नेचुरल प्रिडेशन पे डिपेंड होता है, केमिकल्स को छोड़ करके। जो क्या होता है, केमिकल्स पे डिपेंड नहीं होता है, नेचुरल प्रिडेशन पे डिपेंड होता है। अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। क्या है, फार्मर्स का एक बिलीफ होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है क्या करती है, वो हेल्थ को फेवर करती है। मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, मतलब क्या है, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म
एक जगह पर हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लिखो इसके बारे में, डालो हेडिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जगह, द नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म present in an area ठीक है, प्रेजेंट इन एरिया। अब देखना क्या लिखा है, क्या था, तो फार्मर्स का एक बिलीफ है कि जितनी ज्यादा क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी एक जगह की, उतना क्या है वहां पर आपका हेल्थ अच्छी रहेगी सभी चीजों की। ठीक है, क्या लिखा है, द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। तो क्या है, जितनी ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म एक लैंडस्केप में, एक लैंड में होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो लैंड आपका सस्टेनेबल होगा, मतलब वो लैंड उतना ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, वहां पे उतनी अच्छी अच्छी आपकी फसल वगैरह होंगी। क्या है, जितने ज्यादा टाइप के लैंडस्केप पे एनिमल्स होंगे, देखना भाई यहां पर फार्मर्स का क्या है, एक बिलीफ है, क्या है, फार्मर्स का एक बिलीफ है, द मोर वैरायटी ऑफ लिविंग, द मोर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट ऑन a land the more sustainable it is। जितनी ज्यादा वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहे
फिर उन लोग को जब जाके फिर बोल दो कि जब हो गया क्लास खत्म छुट्टी। माइक नहीं ले और बंद कर देना साहब कैमरा तो। एक